नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा 8वीं से हम पढ़ेंगे आपके गुंजन पाठ्य पुस्तक में रथ चक्र पाठ। तो रथ चक्र पाठ के जो रचयिता है, जो लेखक है, वह है हिमांशु जोशी जी। बच्चों, इस पाठ का नाम रथ चक्र क्यों है, इसको जानने के लिए आपको रथ चक्र का जो तात्पर्य है वो समझना पड़ेगा। रथ चक्र का यहाँ तात्पर्य है जीवन का जो पहिया है, जीवन का जो चक्र है, चक्का है, जो घूमते रहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की कहानी कहता है। आपने सुना होगा कि समय का चक्र अर्थात रथ का चक्र के समान समय का भी चक्र चलता है। उसी तरीके से इस पाठ में भी लेखक हिमांशु जोशी ने एक ऐसी पीढ़ी की कहानी अर्थात पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की कहानी बताई है। इसमें एक दादा, फिर उनके पिता और फिर उनके दो पुत्रों की कहानी को उन्होंने बहुत खूबसूरती से यहाँ समझाया है कि किस तरीके से जीवन के जो मूल्य है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, परिवार के जो मूल्य है अर्थात जो पारिवारिक मूल्य है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जिम्मेदारी की भावना है, जो प्यार है, जो सहयोग की भावना है, उन सबको इस पाठ के माध्यम से समझाने की प्रयास किया गया है। इस पाठ में हम देखेंगे कि कुछ जीवन मूल्य जैसे सहिष्णुता, धैर्य, परिश्रम, कठिनाइयों का हंसकर सामना करना, आशावादी होना आदि जो जीवन मूल्य है, इसको भी इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। लेखक कुछ इस तरह वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि पीली पीली धूप निखरने लगती है, चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही है। धुंधले के उस पार में मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। वह जो प्राकृतिक दृश्य है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ का वर्णन कर रहा है, क्योंकि ये जो कहानी है वैसे ही गांव की कहानी है। ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि आज वर्षों बाद में फिर आया हूँ यहाँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियां बिखरी पड़ी है। विषाद का अर्थ होता है जो दुख है उसके बारे में, और स्मृतियां मतलब यादें, जो मेमोरीज है वो। तो वो यहाँ कहते हैं कि शैशव अर्थात बचपन की यादें। आप शब्दार्थों को भी अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िएगा। उसके बाद जब वो अपने बचपन की यादें कर रहे हैं और धुंधला जो स्पष्ट सा कुछ अस्पष्ट सा दिख नहीं रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, उन सब यादों को वो बताते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हम छोटे थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी ना थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं। तो अजीब सी सिहरन सी होती है और मैं कांप कांप उठता हूँ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वह वर्षों बाद आज घर आए हैं और उस घर के जो हालात है वो देखते हुए कह रहे हैं, और पिछले अर्थात वो भूतकाल अर्थात पास्ट की बातें हुए कहते हैं कि किस तरीके से उनका बचपन था और पिताजी का स्वर्गवास काफी जब वो छोटे थे उसी समय हो गया था। मैं तब कनू के बराबर था। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी रहती थी और बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे। बाबा अर्थात पिताजी के जो पिता थे उनको वो लोग बाबा कहते थे। एक भी शब्द बोल नहीं पाए थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। पिताजी की अकाल मृत्यु जब हो गई तो बाबा को और भी बूढ़ा बना दिया था। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों का जो बोझ था, जिम्मेदारियां थी, वो काफी ज्यादा हो गई थी। पहले तो पिताजी ही सबकी देखभाल करते, दुकान संभालते, लेकिन अब पिताजी के बाद बाबा को फिर से पिता बनना पड़ा था। हाथ पांव अब अधिक
चल ना पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते थे। बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते थे। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सबने ठेंगा दिखा दिया था। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी अपनी रकम वसूल करने से भी वे ना चुके थे। तो देखिए किस तरीके से लेखक उस समय की कहानी बता रहे हैं जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया। सारी जिम्मेदारी उनके बाबा ने संभाल ली और जितने भी सगे संबंधी थे उस समय मुसीबत के समय वो लोग मुंह मोड़ लिए थे। अब आगे क्या होता है देखिए कि किस तरीके से वो बताते हैं कि एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया और पता नहीं कि क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को खेत से जब लौटते हैं तो वो बुलाते हैं लेखक को और कहते हैं, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेना। ये बात लेखक को समझ में नहीं आई। भैया पढ़ने जाएं ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना बाबा बूढ़े हो गए हैं, इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान में अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। और तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया कर, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से बड़े भैया छोटा भाई को समझाते हैं कि अभी मैं तो पढ़ने चला जाऊंगा, शहर जाऊंगा, लेकिन घर में तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और ये समझाते हुए उसको बताते हैं कि तुम घर का ख्याल रखना, बाबा की मदद करना और पढ़ाई जो है वो भी समय से करना। और बड़े भैया का स्वर भी गाया, अर्थात वो उनको जाने का मन नहीं है लेकिन उनको पढ़ाई भी पूरी करनी है। वे उसी बहाव में आगे बोले कि ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सके, अर्थात उस समय उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे और बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाते थे वैसे ही सब कुछ चलेगा। बाबा का दिल नहीं दुखाना है, मैं खूब परिश्रम करूंगा। तू भी पढ़ने में मेहनत कर, बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियां मिलते ही मैं घर भी आ जाया करूंगा। इस तरीके से बड़े भाई ने अपनी जिम्मेदारी छोटे भाई को समझाई। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो पारिवारिक माहौल है, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना, जिम्मेदारी की भावना, देखभाल करने का जो कर्तव्य है, वो सभी कुछ यहाँ पे लेखक ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है। तो आप यहाँ तक देखें कि एक पिताजी है, उनका स्वर्गवास हो गया, बाबा के कंधे पे जिम्मेदारी आ गई, उनके 2 बेटे हैं, 2 में से बड़ा वाला पढ़ने जा रहा है और छोटा वाला घर पे है, उसे भी पढ़ाई भी करनी है और घर की देखभाल भी करनी है। आगे देखते हैं क्या हुआ कहानी में। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। तो यहाँ आप देखिए सिर्फ 3 साल का अंतर है दोनों भाइयों में, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी और पढ़ाई बखूबी से निभाया और बाबा को भी सहारा दिया। फिर जैसा चलना था सब कुछ वैसा ही शुरू हो गया। फिर काम में डूब गए थे बाबा, न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी नहीं आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो घर आती थी बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल में भी चंदा उसी तरह उतनी ही रकम दी जाने लगी जितनी की पहले
दी जाती थी। अब हम देखें कि किस तरीके से जब साल भर लगातार बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में भी प्रसन्नता के आंसू छलक उठे। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने और वजीफा भी मिलने लगा था और बाबा ने इस बात की चर्चा पूरे गांव में बखान के साथ किया। कहा कि वो बहुत परिश्रमी है, वो बहुत मेहनत किया है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। बाबा भी खुश थे और घर का माहौल भी काफी अच्छा हो गया था। और लेखक कहते हैं कि मैं स्कूल जाता, घर का काम करता, दुकान का, खेतों का भी काम देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता हुआ चला गया। कभी एक पैसा भी व्यर्थ का खर्च नहीं किया। मुझे किसी ने नहीं देखा कभी भी कुछ गलत खर्च करते हुए। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। बाबा जब तब दुबराते रहे। तो आप देखिए यहाँ इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाया कि पिता के मृत्यु के बाद भी परिवार के सभी लोगों ने अपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा लिए। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत करवाई, पुताई करवाई, गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बनवा दिया था। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगाए थे। बाबा कहते हैं कि अरे इनके फलने फूलने तक मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों की पौध वही लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फलाएंगे इन वृक्षों पे। आप यहाँ एक चीज गौर कीजिए और इस पूरी कहानी में आप गौर कीजिएगा कि किस तरीके से लेखक ने पेड़ पौधे लगाना भी हमारा कर्तव्य समझाया है कि अगर एक पीढ़ी जैसे बाबा ने पेड़ पौधे लगाया तो हो सकता है उनके काम ना आए। उनके पिताजी ने जो पेड़ पौधे लगवाया वो उनके काम नहीं आया, लेकिन अगली पीढ़ी जो समय का जो चक्र है, रथ चक्र है, ये घूम रहा है। उसी तरीके से जो ये पेड़ पौधे लगाना है, ये पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आज की पीढ़ी हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी क्या खाएगी, उनको क्या फल प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ बाबा ने लगाए, पिता ने लगाए। अब आगे भी और अच्छे से देखिए किस तरीके से भैया और लेखक खुद पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं। बड़े भैया फौज में चले गए और उनकी पदोन्नति हो गई और लेखक ने भी दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा चल बसे। एक और आघात की सूचना है, घर में केवल माँ रह गई, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने माँ से पूछा था। माँ बोली तो कहाँ जाऊं, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। तू शादी करता नहीं, मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं। जिंदगी के कुछ दिन रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाए, बस इतनी सी इच्छा है। तो देखिए किस तरीके से लेखक का जो बड़ा भाई है वो फौज में चला गया है, उसका तबादला होता रहता है लेकिन वह एक जगह नहीं रहता, इसलिए माँ भी वहां नहीं रहना चाहती। तो माँ कहती है तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी सेवा कर सके। अगली बार घर आऊंगा तो तुम्हें निराश नहीं करूंगा, ये लेखक अपनी माँ से कहते हैं। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी अफसर की बेटी की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी, पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता नहीं था और अम्मा एक बार उनके पास रहने के लिए गई थी, लेकिन उनको वहां उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो पहाड़ी भाग से थी और वहां की जिंदगी उन्हें रास नहीं आई, तो वो वापस लौट आई।
और मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ की ओर से पत्र मिला था कि तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है। तपन को लिख दिया है कि वह भी आएगा, चैत में शादी होगी। तो यहाँ छोटे भाई अर्थात लेखक की शादी की चर्चा है, लेकिन चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरफ कहीं। युद्ध पे जाने से पहले भैया लेखक से मिलने आए थे। एक दिन साथ रहे, सारी रात वे सो न सके। घर के बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की उन लोगों ने बातें की। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए। अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर उन्होंने मुझे दे दिए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले, बोले इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। अर्थात यहाँ बड़े भाई को युद्ध में जाने से पहले जो स्थिति है उसके बारे में बताया है। जीतू तू बहुत कमजोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 दिन महीने आराम से घर पर बिताएंगे, बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे। सभी लोगों ने, दोनों भाइयों ने मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग की। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा कि भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती हैं। भारतीय सेनाएं मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद ना जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला कि लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह वज्र प्राप्त अक्षय था हम लोगों के लिए। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपसी ने भी अब आने को लिखा था। चैत में लगन तय किया था। ये कहकर माँ सुबक सुबक कर रोने लगती है। माँ तुम्हें तो बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए। लो भाभी आज छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। लेखक ने ऐसा कहा। फिर माँ ने कभी भी चांद सी बहू का जिक्र नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब भी बहुत बड़े हो गए हैं जो बाबा ने लगवाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे लगा गए थे, वे भी अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे हैं जो अम्मा ने इन जारों में खुदवाए थे। अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इस प्रकार कहानी समाप्त होता है। तो आप देखिए किस तरीके से पेड़ों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ये जाने वाला जो उत्तरदायित्व है, प्यार है, सहिष्णुता है, जो कठिनाइयों का जो सामना हंसकर करना चाहिए, इन सारी बातों को लेखक ने रथ चक्र कहानी के माध्यम से समझाया है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से कठिनाइयों का हमें हंसकर सामना करना चाहिए। पारिवारिक माहौल में एक दूसरे के साथ प्यार और जिम्मेदारी के साथ रहना चाहिए और पेड़ जरूर लगाने चाहिए कि अगली पीढ़ी उससे लाभ पा सके। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। आप इस कहानी को जरूर अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।